हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीकॉम पार्ट 2 के तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सब्सिडी जो है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका यह दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है इस सब्सिडी पेपर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकता था आपके एग्ज़ाम के लिए उसको उसमें शामिल किया गया था, और उस वीडियो के अलावा जो बच गया था ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट उसको इस वीडियो में मैं शामिल करने जा रहा हूँ। तो ये दो वीडियो होगा आपके पूरे बुक से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जिसके देखने के बाद जिसको आप पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर अच्छा होगा। इसके बाद भी एक या दो वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, और वो कंप्लीट 100 क्वेश्चन का होगा। इसमें तो चैप्टर वाइज हम ले रहे हैं, जिस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट बन सकता है उसको इसमें शामिल किए हैं। वो जो वीडियो होगा दो, उसमें 100 का दो मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं, अगर वो मॉडल पेपर की तरह होगा। अगर उसको आप देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, 90+ ही स्कोर आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप पार्ट 2 के हो या आपको आने वाले दिनों में थर्ड पार्ट का भी प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा और उसका प्रैक्टिकल जो सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन हो आपके एग्ज़ाम की ज़रूरत के हिसाब से अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। और एक बात, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल नया है तो चैनल का भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा और आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल जाए, तो इसलिए चैनल को जितने भी वीडियो हैं उसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। आपके क्लास से जो रिलेटेड हैं उनको तो भेज ही दें, उन्हें भी मदद मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है वो है भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट से जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों एवं संस्थाओं को दिया गया सामूहिक नाम है जो विभिन्न क्षेत्रों की मुद्रा का क्रय विक्रय करती है। ये शब्द हैं, यानी कि यह जो कथन है, मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों एवं संस्थाओं को दिया गया सामूहिक नाम है जो विभिन्न क्षेत्रों की मुद्रा का क्रय विक्रय करती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है क्रॉथर का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा बाजार शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा बाजार शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा अल्पकालीन ऋण बाजार के लिए। मुद्रा बाजार जो शब्द है उसका प्रयोग अल्पकालीन ऋण बाजार के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। तीसरा जो प्रश्न है वो है भारतीय मुद्रा बाजार के दोष हैं, यानी कि भारत के जो मुद्रा बाजार हैं, इंडियन मनी मार्केट जो है उसका क्या दोष है? तो दोष पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा संगठन का अभाव, ये भी सही है, और धन का अभाव, दोनों ए और बी दोनों सही ही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों। तो आपको याद करना है, ये दोनों नहीं, आपको याद करना है संगठन का अभाव और धन का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार का जो दोष है वो है संगठन का अभाव और धन का अभाव, आपको दोनों याद करना है। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, चौथा प्रश्न है, मुद्रा बाजार एक ऐसा यंत्र है जो ऋणी को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है। ये शब्द किनका है? यानी कि मुद्रा बाजार को एक यंत्र माना जो ऋणी को, ऋणी का तात्पर्य हुआ वह व्यक्ति जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, तो ऋणी व्यक्ति को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? मुद्रा बाजार। यह कथन किनका है? यह कथन है डॉक्टर केसी चाको के। तो डॉक्टर केसी चाको ने कहा है कि मुद्रा बाजार एक यंत्र है, मुद्रा बाजार एक यंत्र है जो ऋणी को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा बाजार को एक ऐसे केंद्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां की अल्पकालिक कोषों की मांग एवं पूर्ति परस्पर मिलती है, यह कहा है? यानी कि यह कथन किनका है कि मुद्रा बाजार को एक ऐसे केंद्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां की अल्पकालिक कोषों की मांग एवं पूर्ति परस्पर मिलती है? तो यह कथन है हेलर ने का। तो हेलर का यह कथन है कि मुद्रा बाजार एक ऐसा केंद्र है जहां की अल्पकालिक कोषों की मांग एवं पूर्ति परस्पर मिलती है। तो आइए देखते हैं अब अगला
प्रश्न। अगला जो चैप्टर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम कम्पिटिटिव जो है उसमें भी पूछा जा चुका है, पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था। सन 1949 ईस्वी में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से कौन कथन सत्य असत्य है? यानी कि 3 कथन सत्य होंगे, कोई एक असत्य होगा, आपको असत्य को चुनना है। तो पहला जो प्रश्न है, ऑप्शन दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो याद रख लीजिए, सही है, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई जो क्वेश्चन है जिसमें 1949 मैंने आपको बताया, ये राष्ट्रीयकरण है, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही हुआ था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, सही है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। आपको ये तीनों याद कर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में, और स्टेट बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। तो अब 3 ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, कंपलसरी है, क्योंकि 3 सत्य होंगे और 1 असत्य होंगे। तो आपको असत्य को ढूंढना था, तो 3 सत्य मिल गया, इसलिए ये असत्य। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1947 में हुआ। चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए साविधिक तरलता अनुपात SLR को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25%। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो इनका जो सही उत्तर होगा 4। नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को 4 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया था। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न है आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 1 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये छठा देखते हैं। छठा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में था, पहले से आप जान रहे हैं। तो सातवां प्रश्न है व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, लेकिन व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। और आपके लिए मैं एग्जाम के बाद आंसर की लेकर आऊँगा, आप वहाँ पे बताइएगा आप जो पढ़ के गए वो मिला कि नहीं मिला। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव का भी तैयारी आप कर रहे हैं तो भी और आगे करेंगे तो भी, तो आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद कर रख लिए। 8वां प्रश्न है प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के कितने कार्य बताए गए हैं? तो MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के 7 कार्य बताए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अब अगला चैप्टर। अगला जो चैप्टर है वो है स्वर्णमान। स्वर्णमान यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसका इस चैप्टर का पहला जो प्रश्न है वो है एक ऐसा देश जो स्वर्णमान पर चल रहा हो उसको अपनी मौद्रिक नीति के संबंध में प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण रखने के अधिकार हैं। एक ऐसा देश जो स्वर्णमान पर चल रहा हो उसको अपनी मौद्रिक नीति के संबंध में प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण रखने का अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा से वंचित रहना पड़ता है। यानी कि एक ऐसा देश जो स्वर्णमान पर चल रहा हो उसको अपनी मौद्रिक नीति के संबंध में प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण रखने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है। यानी कि क्वेश्चन है जो राष्ट्र
स्वर्ण मान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है। किसका त्याग कर देता है? तो स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को। जो राष्ट्र स्वर्ण मान बनाए रखने का निर्णय करता है वह स्वतंत्र मुद्रा नीति को अपनाने के अधिकार को खो देता है, त्याग कर देता है। आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, ऐसा माना जाता था कि स्वर्ण मान एक स्वचालित मान है। स्वर्ण मान एक स्वचालित मान है, यह मान्यता है। यह मान्यता कब से है? ये मान्यता प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ था। ये महायुद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। तो प्रथम महायुद्ध के बाद यह कहा गया, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण मान एक स्वचालित मान है। चौथा प्रश्न है, स्वर्ण मान के प्रकार यानी कि स्वर्ण मान कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर्ण मान 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण धातु मान, 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर्ण चलन मान और स्वर्ण धातु मान। चलिए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, स्वर्ण मान वह मुद्रा मान होता है जिसमें किसी देश की अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य किसी समय विशेष पर सोने की निश्चित मात्रा मूल्य के बराबर होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अब अगला जो चैप्टर है। अगला चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। तो इसका पहला जो प्रश्न है, मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में, मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर तो डेट हो गया और 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना, कि IBRD की स्थापना 27 दिसंबर को और 1945 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया 25 जून यानी कि तारीख हो गया और सन 1946 ईस्वी को। तो आइए देखते हैं अब, ये सब तो डेट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं। तो विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट की संख्या 250 होता है। ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है ए सही है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सन 1998 में विश्व बैंक ने विभिन्न बाजार अंशों का प्रयोग करके मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए। तो इसका सही उत्तर $28 मिलियन। सन 1998 में विश्व बैंक ने विभिन्न बाजार अंशों का प्रयोग करके मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए। कितना? तो $28 मिलियन। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या हो चुकी थी। 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यों की संख्या हो चुकी थी 155। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला जो चैप्टर है वो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में जो पहला चैप्टर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी ऋण भार को कम करना। राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य नहीं है वो है विदेशी ऋण भार को कम करना। उच्च आर्थिक विकास ये उद्देश्य में है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण उद्देश्य में है, वितरणात्मक न्याय, ये सभी के सभी राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, लेकिन विदेशी ऋण भार को कम करना यह इनकी नीति में नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विदेशों में उद्यम स्थापित करना। विदेशों में उद्यम स्थापित करना राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। तीसरा प्रश्न है, राजकोषीय नीति के अंग के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है? यानी कि राजकोषीय नीति के अंग के रूप में, राजकोषीय नीति के अंग के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा केंद्रीय बैंक से उधार लेना। केंद्रीय बैंक से उधार लेना राजकोषीय नीति के अंग के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है? तो केंद्रीय बैंक से उधार लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा, समाज में व्याप्त आय एवं संपत्ति के वितरण को दूर करने में निम्न में से कौन सी नीति अधिक कारगर हो सकती है? यानी कि समाज में जो व्याप्त आय और संपत्ति का वितरण है उसको दूर करने के लिए राजकोषीय नीति कारगर हो सकती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, करों की दरों में कमी लाने से निम्न में से कौन सा प्रभाव अधिक व्यापक होता है? यानी कर के दर में जो रेट ऑफ टैक्सेस है उसको कम करने में कौन सा प्रभाव अधिक व्यापक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मुद्रास्फीति की रोकथाम और बचत को बढ़ावा। तो पहला और दूसरा ए और बी करके आप इसको रेट ऑफ टैक्सेस को कम कर सकते हैं। तो अभी तक के 2 वीडियो, दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन दोनों वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जान जाएंगे और आपके लिए मैं
एक सब्सिडी और बचा हुआ है और हिंदी 50 का बाकी है। तो हिंदी 50 और एक सब्सिडी का वीडियो डालने के बाद फिर से मैं मैथिली 50 का फिर जो भी है ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी 100 का भी ऑब्जेक्टिव, हिंदी 150 का भी ऑब्जेक्टिव। तो आपके लिए मैं आपका जो सेकेंड पार्ट का एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो भी हमसे मदद होगा मैं आपके लिए करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। चैनल के लिंक को, चैनल के वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।